नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये जो मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर हम पिछले 3 वर्षों के यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय थे सभी विश्वविद्यालय के पेपरों को एनालाइज किया। उन्हीं के आधार पर जितने भी आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम के रिपीटेड आपके क्वेश्चन थे उन सभी प्रश्नों को उठाकर आज की क्लास के माध्यम से कराने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं तैयार किया है, यही याद मेरी यदि कंप्लीट वीडियो आप देख लोगे, इन सभी प्रश्नों को रट लोगे तो इसमें से काफ़ी प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि 80 से 90% पेपर आपका इन्हीं प्रश्नों से सॉल्व हो जाएगा। अन्य कोई भी आपको क्लास देखने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लास हमारी थोड़ी सी लंबी हो सकती है, 1 घंटे की ये क्लास हमारी रहेगी, लेकिन संपूर्ण पाठ्यक्रम के जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उन सभी प्रश्नों को उठाया है और विद आंसर के साथ। इसके आंसर भी आपको कहीं पर ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलेगा ना ज़्यादा समय बात है, सीधे आज की क्लास के माध्यम से बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री जिसमें आपको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, जिसको हम मेडिवल हिस्ट्री भी कहते हैं। इसमें आपको पढ़ना 1757 AD से लेकर 1857 AD। ठीक है। कल आपका कानपुर विश्वविद्यालय का पेपर लगा हुआ है, MJPRU, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, MJQVP, सभी विश्वविद्यालय का सिलेबस सेम है, यही आपको पढ़ना है। 2 घंटा आपका समय मिलेगा। पूरा पेपर आपका जो है 75 नंबर का आपको अर्जित कराया जाएगा। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों को सोल्व करूंगा। इसमें जो है टोटल कुछ यूनिवर्सिटी में जो है 10 क्वेश्चन आते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी में जो है 5 ही आते हैं। क्वेश्चन चाहे जितने आए लेकिन सभी प्रश्नों को उत्तर देना अनिवार्य रहता है। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि प्लासी के युद्ध का आपको रण करना है। प्लासी का युद्ध क्या था, इसका क्या परिणाम हुआ है, इसके क्या कारण थे, ये आपका उल्लेख करना है। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। फिर है बक्सर का युद्ध क्या था, इसके कारण बताना है। उसके बाद है रॉबर्ट जो कि क्लाइव जो थे, इनके द्वारा जो किए गए जो प्रमुख कार्य हैं उसका आपको जो है वर्णन करना है। फिर अगला जो क्वेश्चन है कि द्वंद्व जो है शासन प्रणाली, ये बहुत ही मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है, फिर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको जरूर आपको तैयार करना है। इसके गुण दोष क्या है। उसके बाद है वारेन हेस्टिंग्स, इनके जो है सुधार क्या है, इसका आपको वर्णन करना है। तो हम सभी पांचों क्वेश्चनों को देखेंगे। सबसे पहले प्लासी का युद्ध क्या है, इसको समझ लीजिए। किनके मध्य ये हुआ है, कब हुआ है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को जो है रॉबर्ट क्लाइन के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, इनकी सेना के बीच ये जो है युद्ध हुआ था, जिसमें जो ब्रिटिश थे उनकी जो है जीत हुई थी। और इस युद्ध का परिणाम यह हुआ था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये बंगाल में जो है अपना जो है नियंत्रण जो है स्थापित कर लिया था। इस युद्ध के बाद जो भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत जो है मानी जाती है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सबसे पहले ब्रिटिश यदि किसी ने जो है शासन किया है तो ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से, यहीं से इनकी जो शुरुआत मानी जाती है। यह जो है जीत कंपनी के लिए जो है निर्णायक साबित हुई और भारत के उनके जो है विस्तार का मार्ग भी जो है प्रशस्त किया। इसके माध्यम से भारत में उन्होंने जो ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, जो ब्रिटिश साम्राज्य के जो लोग थे, उन्होंने जो है अपना मार्ग भी यहाँ से जो है विस्तार किया, फिर प्रशस्त किया। इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से जो कि युद्ध था प्लासी का, अब प्लासी के युद्ध के जो कौन कौन से युद्ध के मुख्य बिंदु या फिर इसके कौन कौन से कारण थे, तो इनको भी समझ लीजिए। तो ये जो युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को हुआ था। यह युद्ध किस स्थान पे हुआ था, यदि इसकी हम बात करें तो प्लासी जो कि बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, इनके शासनकाल में मुर्शिदाबाद के पास में युद्ध हुआ था। इसके हम प्रतिभागी की बात करें तो ये जो युद्ध हुआ था, एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि रॉबर्ट क्लाइन के नेतृत्व में ये थे, ठीक है, और बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, इनके मध्य युद्ध हुआ था। इसके परिणाम क्या हुए थे युद्ध के, जैसे कि इसमें जो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसकी जीत हुई थी और नवाब जो सिराजुद्दौला थे इनको जो है युद्ध के बाद मार डाला गया था। ये जो है नवाब सिराजुद्दौला क्यों हारे थे, इसके पीछे भी एक रीजन था। इनके जो सेनापति थे मीर जाफर, इन्होंने जो है नवाब सिराजुद्दौला अपने जो है राजा के साथ गद्दारी की थी। ये जो है ब्रिटिश शासकों के साथ जो है हाथ मिला लिए थे, जिसके कारण नवाब जो सिराजुद्दौला है ये बुरी तरह से जो है हारे थे। मीर जाफर जो नवाब के सेनापति थे, ये जो है षड्यंत्र में ब्रिटिश के जो है साथ दिया था इन्होंने, और बाद में जो ब्रिटिश थे इनके द्वारा जो है नवाब जो है इनको बना दिया गया था। ठीक है। यदि हम इनके महत्व की बात करें तो ये युद्ध हुआ था भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना की नींव थी। मतलब जो है सबसे पहले तो ब्रिटिश शासन स्टार्ट किया था तो ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से, ये शुरुआती दौर था इनका। फिर है अंग्रेजों को जो है बंगाल पर नियंत्रण मिला, जिससे जो उनकी जो वित्तीय स्थिति थी काफ़ी मजबूत हुई। और इस जीत के बाद ब्रिटिश ने जो है भारत के अन्य हिस्सों पर भी जो अपना नियंत्रण जो है बढ़ाना शुरू किया। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। अब यहाँ से बक्सर का युद्ध क्या है, इसको भी समझ लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर
1764 ईस्वी को ये युद्ध हुआ था, और जिसमें जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है बंगाल के जो नवाब थे मीर कासिम, अवध के जो नवाब थे जो कि सुजाउद्दौला, और मुगल जो सम्राट थे शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को जो है हराया था। ठीक है, तो यह जो युद्ध हुआ था ब्रिटिश प्रभुत्व को मजबूत करने वाला एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, क्योंकि इसमें भी जो है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी इन सभी लोगों को हरा दिया था और अपना जो साम्राज्य था उसका विस्तार किया, और जिनके बाद जो है कंपनी को भारत में शासन की शक्ति, राजस्व अधिकार मिले। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप इलाहाबाद की संधि हुई, जिससे जो है ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार भी जो है प्राप्त हुए। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। अब यहाँ से जो बक्सर का जो युद्ध हुआ है इसके क्या कारण थे, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो इसके बहुत सारे कारण थे, जैसे कि मीर कासिम की जो स्वतंत्रता की इच्छा। तो मीर कासिम जो है अंग्रेजों की कठपुतली बनकर नहीं रहना चाहते थे, जैसा कि प्लासी के युद्ध के बाद जो है मीर जाफर था, ठीक है, उससे जो है कंपनी के हस्तक्षेप को जो है कम करने के लिए कदम उठाए, जिससे अंग्रेज जो है नाराज हो गए। उसके बाद और भी कारण थे, जैसे कि व्यापारिक जो है विशेष अधिकारों का दुरुपयोग। तो ब्रिटिश जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी, जिसको हम दस्तक कहते हैं, दस्तक वे होते हैं जो शुल्क मुक्त व्यापार जिनके पास होता है, इसका दुरुपयोग कर रहे थे। वे इन पासों को निजी व्यापार के लिए भारतीयों को जो है बेच रहे थे, जिससे जो है नवाब के राजस्व का भारी नुकसान हो रहा था, और मीर कासिम ने इन पर रोक लगाने की कोशिश भी की। उसके बाद है राजधानी का परिवर्तन। तो मीर कासिम ने कलकत्ता में जो है अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित कर ली, ताकि वह जो है कंपनी के प्रभाव से जो है दूर रह सके और अपनी जो है सेना को मजबूत कर सके। यह भी अंग्रेजों के लिए चिंता का कारण था। उसके बाद है अंग्रेजों की बढ़ती जो है महत्वाकांक्षा। तो अंग्रेज जब बंगाल में प्रशासन और सीधा नियंत्रण चाहते थे, तो मीर कासिम जैसे महत्वाकांक्षी शासक को जो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उसके बाद है पटना में जो है संघर्ष। तो 1763 में मीर कासिम अंग्रेजों के बीच कई छोटी छोटी झपटे हुई, लड़ाई हुई, जिसमें जो है पटना के एक राज्य अधिकारी एलिस भी जो है मारा गया, जिसने जो है युद्ध को और भी भड़का दिया था। तो ये सब इसके कारण थे युद्ध के। उसके बाद है प्लासी और जो है बक्सर के युद्ध में क्या अंतर है, ये भी समझ लीजिए थोड़ा सा। तो प्लासी का और बक्सर के युद्ध में जो है जो अंतर है यह है कि प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी थी, इसमें जो ब्रिटिश लोग थे इसमें जो है इसकी शुरुआत की थी भारत में यहाँ से। और जबकि जो बक्सर का युद्ध था जो कि 1764 में हुआ था, इसमें जो है पूरे उत्तर भारत में ब्रिटिश का जो है प्रभुत्व मजबूत हो गया था। ब्रिटिश जो सरकार थी इसने अपना जो है कब्जा कर लिया था, सत्ता अपना स्थापित कर ली थी। और प्लासी के युद्ध में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, ये जो है रॉबर्ट क्लाइन के नेतृत्व में बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, इसको हराने में सफल हुआ था। और जबकि बक्सर का जो युद्ध था इसमें जो है अंग्रेजों ने मुगल सम्राट जो आपके आलम द्वितीय थे, और अवध के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, और बंगाल के जो नवाब थे मीर कासिम की संयुक्त सेना को जो है हराया था। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसके बारे में आपको लिखना है। अब यहाँ से अगला इसमें क्वेश्चन कि रॉबर्ट जो है क्लाइव, इनके जो है प्रमुख कार्य क्या है, इनको भी समझ लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है। तो रॉबर्ट क्लाइन के प्रमुख कार्यों में प्लासी और बक्सर के युद्ध में जो है जीत हासिल कर बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व स्थापित करना इसमें शामिल है। ये इनके प्रमुख कार्य हैं। इसके अलावा उन्होंने 1765 में इलाहाबाद की संधि के माध्यम से कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी भी जो है प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने जो है बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था की शुरुआत भी की। उन्होंने जो है कंपनी की प्रशासनिक और सैन्य जो व्यवस्था थी उसमें सुधार भी किया, और हालांकि कंपनी के कर्मचारी को जो है निजी व्यापार की अनुमति देने जैसी नीतियों से जो है भ्रष्टाचार को बढ़ावा भी मिला था। इनके बहुत सारे कार्य हैं। हम प्रमुख कार्यों की बात करें, जैसे कि प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में हुआ था, तो क्लाइव ने जो है बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, इसको हराकर प्लासी के युद्ध के एक निर्णायक जीत हासिल की थी, जिससे जो बंगाल पर जो कंपनी का नियंत्रण जो है स्थापित हुआ था। उसके बाद बक्सर का युद्ध। तो बक्सर के युद्ध में जो है बक्सर के युद्ध के बाद क्लाइव ने जो है कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के जो नवाब थे सुजाउद्दौला, इनके जो है साथ इलाहाबाद की संधियाँ की। ठीक है, जो कह सकते हो तो इनके कार्य थे। अब हम आपको बता दूं कि जो रॉबर्ट जो क्लाइन था ये क्या था। ये जो है रॉबर्ट क्लाइन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये ब्रिटिश शासक था। ठीक है, चलेगा। और इसके हम मुख्य कार्यों की बात करें, जैसे कि इलाहाबाद की संधि। तो इन संधियों के तहत कंपनियों को जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी यहाँ तक जो है इसको जो है प्राप्त किया था। उसके बाद है दोहरी शासन प्रणाली। तो उन्होंने जो है बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली लागू की, जिससे कंपनी को जो है दीवानी
बंगाल के नवाब को निजामत के अधिकार जो है प्राप्त थे, जिससे प्रशासन में अव्यवस्था फैल गई। इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से द्वैन जो है शासन प्रणाली क्या है इसको भी समझ लीजिए। ये किसने लागू किया है? तो 1765 में रॉबर्ट जो क्लाइव थे, जो कि ब्रिटिश शासन के अधिकारी थे, इनके द्वारा बंगाल में जो कि द्वैत शासन प्रणाली जो है लागू की गई थी। इस प्रणाली के तहत जो प्रशासन था इसको दो भागों में बांटा गया था। एक बांटा गया था दीवानी, जो कि राजस्व संग्रह था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, और एक था निजामत। निजामत क्या था? ये जो है न्यायिक और पुलिस जो है शक्ति थी, जो नाम मात्र रूप से नवाब के पास थी, लेकिन कंपनी के द्वारा नियंत्रित थी। यह व्यवस्था इलाहाबाद की संधि के बाद बक्सर की लड़ाई के परिणाम स्वरूप स्थापित की गई थी, और 1772 में वारेन हेस्टिंग ने इसे जो है समाप्त कर दिया था इसको। तो ये थी आपकी जो कि द्वैध शासन प्रणाली थी। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद ये जो प्रणाली थी इसके क्या गुण थे, इसके क्या दोष, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि 1765 की द्वैत शासन प्रणाली जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में शुरू किया था, इसके गुण दोषों का भी उल्लेख कीजिए। तो इसके ऐसे गुण दोष देख लीजिए। तो इसके गुण क्या? जैसे कंपनी को जो है शक्ति मिली। तो इस प्रणाली ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है राजस्व, मतलब राजस्व होता है जो दीवानी होता है, इसको इकट्ठा करने का अधिकार दिया, जिससे उसे जो है वित्तीय जो नियंत्रण मिला। और जबकि जो प्रशासन की जो प्रत्यक्ष जिम्मेदारी थी, जो कि निजामत नवाब के पास रही है। उसके बाद है प्रशासनिक बोझ से बचाव। तो कंपनी ने जो है महसूस किया कि उस समय प्रशासन का पूरा बोझ जो उठाना उसके लिए संभव नहीं है, इसलिए उसने जो है द्वैध शासन ने जो है उन्हें बिना किसी सीधी प्रशासन जिम्मेदारी की शक्ति का आनंद लेने की अनुमति दी। इसको प्रशासन को दो भागों में बांटा। फिर है राजनीतिक नियंत्रण की शुरुआत। तो इसने जो है ब्रिटिश को जो है धीरे धीरे क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल करने, अपनी नीतियों को जो है लागू करने की मदद की, जो भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की दिशा में पहला एक कदम था। तो इस तरह से इसके आपको गुण लिखना। फिर इसके हम दोष की बात करें, जैसे कि बिना शक्ति बिना जिम्मेदारी। तो ये जो प्रणाली थी बिना शक्ति बिना जिम्मेदारी और जिम्मेदारी बिना शक्ति के सिद्धांत पर आधारित थी। कंपनी के पास जो है राजस्व का अधिकार था, लेकिन लोगों के कल्याण की कोई जो है जिम्मेदारी नहीं थी। ये केवल अपना राजस्व इकट्ठा कर रहे थे, रुपया पैसे में जुटे थे फाइनेंशियल, लेकिन जो लोग रहते थे उनके राज्य में उनके लिए कोई भी इन्होंने जो है कार्य नहीं किए। और जबकि नवाब के पास प्रशासन की जिम्मेदारी थी, लेकिन पर्याप्त संसाधन या शक्ति उनके पास नहीं थी। उसके बाद अगले हम दोष की बात करें तो व्यापक जो है शोषण और जो है भ्रष्टाचार। तो कंपनी के अधिकारियों ने किसानों से जो है अत्यधिक कर वसूले, टैक्स वसूले, जिससे जो है व्यापक शोषण और भ्रष्टाचार हुआ। लोगों की जो भलाई पूरी तरह से उपेक्षित थी। उसके बाद मतलब जो है लोगों के साथ कोई भी भलाई नहीं की गई। उसके बाद अगला जो इसका दोष है कानून व्यवस्था की जो है स्थिति खराब। तो निजामत के पास जो है वास्तविक शक्ति नहीं होने के कारण कानून और व्यवस्था का प्रशासन प्रभावी रूप से चरमरा गया, जिससे जो है अराजकता और जो भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। उसके बाद बंगाल का जो है अकाल। तो 1770 में इस जो है शोषणकालीन नीति के परिणाम स्वरूप 1770 में बंगाल में जो है भीषण अकाल पड़ा, जिसमें जो है लगभग 1/3 आबादी की मृत्यु हो गई, क्योंकि जो है क्योंकि कंपनी ने लोगों की दुर्दशा पर कोई भी ध्यान नहीं दिया था। ठीक है। और हमें अगले दिन हम बात करें इसके दोष की, तो कृषि और व्यापार का जो है पतन। तो कृषि क्षेत्र में निवेश और सुधार को प्रोत्साहन नहीं मिला, जिससे जो अर्थव्यवस्था थी उसका पतन हो गया। तो संक्षेप में हम कहे तो देश जो है शासन प्रणाली कंपनी के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित हुई, लेकिन बंगाल के लोगों के लिए विनाशकारी थे, क्योंकि ये जो कंपनी थे द्वैत शासन प्रणाली, ये केवल कंपनी पर ही ध्यान दिया। वहां पर रहने वाले जो लोग थे उनसे उसका कोई भी लेना देना नहीं था। अकाल पड़ी तो काफी लोगों की जाने गई। ठीक है, क्योंकि उनके लिए कह सकते हो एक प्रकार की विनाशकारी ये साबित हुई थी। और जिसके जो है कारण अंततः जो है 1772 में वारेन हमारे हेस्टिंग जो कि महोदय थे, इनके द्वारा ये जो द्वैत शासन प्रणाली थी इसको समाप्त कर दिया गया और बंगाल को सीधे ब्रिटिश से नियंत्रण में ले लिया गया था। तो इस तरह से आपको इसके बारे में लिखना है। फिर यहाँ से वारेन जो कि हेस्टिंग्स ये कौन है, इनके सुधारों की चर्चा कीजिए। तो अभी मैंने आपको बताया कि द्वैत शासन प्रणाली जो है इनको इन्हीं ने ही समाप्त किया था। तो इनके बारे में भी समझ लीजिए कि इनके कार्य क्या थे। ठीक है, तो इनके सुधारों में राजस्व संग्रह का केंद्रीकरण, व्यापार में निष्पक्षता लाना और एक केंद्रीकरण न्यायिक प्रणाली की जो है स्थापना करना, इनके जो है प्रमुख सुधारों में से सुधार है इनके। और उन्होंने जो है द्वैत शासन प्रणाली को भी जो है समाप्त किया और निजी व्यापार पर जो है प्रतिबंध लगाए और सभी व्यापारों पर जो इन्होंने 2.5 का जो है एक समान जो है टैक्स लगाया, फिर शुल्क लगाया।
और न्यायिक जो है सुधारों में राजस्व एकत्र करने के लिए जिले के जो कलेक्टर थे उनको नियुक्त किए, और दीवानी तथा जो फौजदारी अदालत थी इसकी भी स्थापना इन्होंने की। तो बहुत सारे इन्होंने कार्य किए हैं। इनके यदि हम प्रशासनिक और वित्तीय सुधार के हम कार्यों की बात करें, जैसे कि द्वैत व्यवस्था का उन्मूलन, तो रॉबर्ट क्लाइन के द्वारा जो द्वैत शासन प्रणाली जो कि स्थापित की गई थी, ठीक है, तो इसको उन्होंने जो है समाप्त कर दिया था। ठीक है, उसके बाद है राजस्व का केंद्रीकरण, तो राजस्व संग्रह को केंद्रीकृत किया गया और नवाब के भत्ते को जो है घटाकर उसके वार्षिक भुगतान को कम कर दिया गया। उसके बाद 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट, ये जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या है। तो ये जो है ब्रिटिश संसद के द्वारा कंपनी के प्रशासन को विनियमित करने वाला पहला प्रयास था, जिसने जो है बंगाल के जो गवर्नर जनरल का पद जो है स्थापित किया और कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय थी उसकी स्थापना की थी। तो इस तरह से इनके बारे में आपको लिखना है। अब यहाँ से सेक्शन आपका बी स्टार्ट हो गया। इसके हम प्रश्नों की बात करें तो क्वेश्चन हिस्ट्री में इसमें लॉन्ग वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि कानपुर विश्वविद्यालय में भी 1 से 2 ही क्वेश्चन करना रहता है। क्वेश्चन हिस्ट्री में 4 से 5 क्वेश्चन करने रहते हैं। तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन भर भर के लाया हूँ, ठीक है, संपूर्ण पाठ्यक्रम से मैं क्वेश्चन को उठाया हूँ। चलेगा, देखिएगा। सबसे पहला इसमें जो क्वेश्चन है कि प्रथम जो है आगल मराठा युद्ध क्या था, इसके कारण क्या थे, इसके परिणाम क्या थे, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। फिर है टीपू सुल्तान, ये कौन थे भैया, इनकी उपलब्धियां क्या थी, इनके चरित्र का मूल्यांकन आपको करना है। उसके बाद है लॉर्ड जो है विलियम पैट्रिक, लॉर्ड विलियम बैटिक क्या है, बेंटिक, इनके जो है सुधार जो उन्होंने किए हैं उसका परीक्षण आपको करना है। तो हम सभी के बारे में समझेंगे। पहले प्रथम जो कि आगल मराठा युद्ध जो है कब हुआ, किसके बीच हुआ है, तो उसको समझ लीजिए। तो प्रथम जो है आगल मराठा जो युद्ध हुआ था 1775 से लेकर 1782 तक ये युद्ध हुआ था। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच जो है ये जो कह सकते युद्ध हुआ था। यह पहला जो है संघर्ष था। यह जो है युद्ध सूरत के संधि के साथ शुरू हुआ था और सालाबाई की संधि के साथ जो समाप्त हो गई थी। अभी हम इसके बारे में और भी पढ़ेंगे, जैसे इसके जो है क्या कारण थे, इसके क्या परिणाम थे। तो युद्ध के बहुत सारे कारण थे, जैसे कि उत्तराधिकारी का जो है विवाद। तो 1772 में पेशवा जो कि माधव राज प्रथम और जो है फिर 1773 में उनके जो भाई थे नारायण राव की मृत्यु के बाद मराठा जो साम्राज्य था उसमें जो है पेशवा पद के लिए कोई उत्तराधिकारी का विवाद था कि किसको उत्तराधिकारी बनाया जाए। तो ये भी इसका एक कारण था युद्ध होने का। उसके बाद था कि रघुनाथ राव का ब्रिटिश जो है समर्थन, नारायण राव के चाचा जो कि रघुनाथ राव थे ये जो है स्वयं पेशवा जो है बनना चाहते थे, लेकिन जो है मराठा सरदारों ने नारायण राव के नवजात पुत्र माधव राज द्वितीय का समर्थन किया और अपने जो है दावे को मजबूत करने के लिए रघुनाथ राव ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है मदद मांगी। तो ये भी इसका एक कारण था युद्ध होने का। फिर है सूरत की संधि जो कि 1775 में हुई थी। तो रघुनाथ राव ने अंग्रेजों के साथ जो है सूरत की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत उन्होंने जो है ब्रिटिश सहायता के बदले सालसेट, बसीन कुछ जो क्षेत्र थे उन्होंने जो अंग्रेजों को सौंप दिया। ठीक है, उसके बाद है ब्रिटिश जो है विस्तारवादी नीति। तो ब्रिटिश जो है ईस्ट इंडिया कंपनी विशेष रूप से बॉम्बे सरकार मराठा क्षेत्र पर अपना नियंत्रण करना चाहती थी और इस आंतरिक कलह को अपने प्रभाव के विस्तार के अवसर के रूप में जो है देखा। उसके बाद है कि व्यापारिक हित। तो अंग्रेजों के जो है व्यापारिक हित भी जो इस युद्ध का एक कारण थे, क्योंकि मराठा क्षेत्रों में व्यापारिक विशेष अधिकार चाहते थे ये लोग। उसके बाद है युद्ध के क्या परिणाम हुए, जैसे कि बड़गांव की जो है संधि जो कि हुई थी 1779 में। तो युद्ध के दौरान मराठा सेना ने महादजी शिंदे के नेतृत्व में अंग्रेजों को जो है पुणे के पास जो कि बड़गांव में जो है हरा दिया। अंग्रेजों को जो है अपमानजनक बड़गांव की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। हालांकि कलकत्ता में वारेन हेस्टिंग की सरकार ने इस संधि को अस्वीकार कर दिया गया था। उसके बाद युद्ध के परिणाम क्या हुए, तो ये जो कह सकते हो मराठा जो सेना थी इनके द्वारा जो अंग्रेज थे उनको हार मिली थी बड़गांव में। उसके बाद है कि सालाबाई की संधि। सालाबाई की संधि जो कि 1782 में हुई थी। तो अंततः जो है दोनों पक्षों ने महसूस किया कि युद्ध जो है निरर्थक था और 1782 में सालाबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसने जो युद्ध को समाप्त कर दिया। उसके बाद है यथाजह स्थिति की बहाली। तो इस संधि के फलस्वरूप अंग्रेजों को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रों को मराठा को जो है बहाल कर दिया गया था। अंग्रेजों ने जो है क्षेत्रों को छोड़ दिया था और मराठा ने जो है वहाँ पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद है माधवराव द्वितीय को जो है मानता। तो अंग्रेजों ने जो है नारायण राव के पुत्र जो कि माधवराव द्वितीय को वैध पेशवा के रूप में जो है स्वीकार किया और रघुनाथ राव को जो है पेंशन भी दी। उसके बाद
ब्रिटिश जो है प्रभाव में वृद्धि। तो यद्यप जो है मराठा ने अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, लेकिन इस युद्ध ने भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसके एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित करने में मदद भी की। अगले 20 वर्षों तक शांति बनाए रखी, जिससे जो है अंग्रेजों को मैसूर के जो हैदर अली थे जैसे अन्य जो विरोधियों का ध्यान केंद्रित करने का समय मिला। उसके बाद मराठा राज्य का कमजोर होना। तो युद्ध में जो है मराठा सरदार के बीच आंतरिक मतभेद को उजागर किया, जिससे जो भविष्य में उनके पतन की नींव भी पड़ी। तो इस तरह से इनके बारे को लिखना है। अब टीपू सुल्तान कौन है, इनके जो है इनकी उपलब्धियां क्या हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो हैदर अली, ये हैदर अली का पुत्र है। हैदर अली और उनकी जो पत्नी थी फातिमा, इनके घर पर बहुत प्रार्थना के बाद एक पुत्र जन्मा जिनका नाम जो टीपू सुल्तान रखा गया। उसे जो एक मुस्लिम राजकुमार के योग्य सारी शिक्षा जो है मिली। वह जो अरबी, फारसी, कन्नड़, उर्दू में जो है सुगमता से जो है बातचीत कर सकता था। पिता के समय से ही टीपू सुल्तान को कामकाज, सेना संचालन, शत्रुओं के साथ युद्ध करने का क्रियात्मक ज्ञान जो है प्राप्त हो गया था। वास्तव में टीपू से अंग्रेज जो है बड़े ही आतंकित जो है रहते थे, इनसे जो है बहुत ही डरते थे, या फिर ऐसा कह सकते हो भौचक्का रहते थे इनसे। इसी कारण जो है अंग्रेज लेखकों ने उसे जो है सीधा जो है दैत्य कहा है। मतलब जो अंग्रेज जो लेखक थे, इसीलिए जो है टीपू सुल्तान को क्या कहा है, सीधा दैत्य कहा है। टीपू के जो है आकृति में उन्हें नेपोलियन की मूर्ति दृष्टिगोचर होती थी, इसीलिए किसी भी जो है कीमत पर अंग्रेज उसे जो है समाप्त करना चाहते थे। टीपू अंग्रेजों का जो है कट्टर दुश्मन भी था। वह जो है प्रारंभ से ही अंग्रेजों को जो है भारत से बाहर निकालने की योजना बना रहा था। टीपू सुल्तान में पूर्वी उदासीनता का कण मात्र भी नहीं था। यह जो है नवीन प्रयोगों करने को जो सदैव उद्यत जो है रखता था, तथा जो है पश्चात विज्ञान और राजनीतिक दर्शन का यथोचित्र गुणग्राही था। और उसने जो है श्री रंगपट्टनम में स्वतंत्रता का जो है वृक्ष भी लगाया, ताकि जो है जो कि जैकोबिन क्लब की स्थापना भी जो है साथ में कराई थी। तो इस तरह से आपको इसके बारे में आपको लिखना है। यदि हम इनके टीपू सुल्तान की उपलब्धियों की बात करें, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि टीपू सुल्तान कौन है, इनकी उपलब्धियों का भी जो वर्णन कीजिए। इनकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं। इनको सबसे पहले इन्होंने जो है जो कि तोप बनवाए थे, रॉकेट बनवाए थे, तो इनके लिए इनको सबसे ज़्यादा जाना जाता है। जैसे कि सैन्य जो है नवाचार इनकी पहली उपलब्धियाँ थी। इसमें इन्होंने जो है आधुनिक जो रॉकेट थी, जो तोपखाने थे, इनके जो है प्रेरता या फिर जनक ही माने जाते थे। उन्होंने जो है लोहे के आवरण वाले मैसूरियन रॉकेट विकसित किए, जिनका प्रयोग उन्होंने जो है एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ प्रभावी ढंग से किया था। इन रॉकेट के बाद यूरोपीय रॉकेट विकास को भी एक प्रेरणा मिली थी। उसके बाद प्रशासनिक सुधार, तो उन्होंने जो है अपने प्रशासन में कई जो है नवाचार किए, जिसमें जो है एक नया कैलेंडर और नई जो है सिक्का प्रणाली और सरकारी विभागों का पुनर्गठन इसमें शामिल था। उसके बाद उपलब्धियों में आर्थिक विकास, तो टीपू ने जो है कृषि उद्योग को भी बढ़ावा दिया और उन्होंने जो है नई फसल उगाने, व्यापार को प्रोत्साहित करने और जो है रेशम उत्पादन उद्योग शुरू करने के लिए जो है नीतियाँ लागू की। उन्होंने जो है उनके शासनकाल में मैसूर की जो अर्थव्यवस्था भी जो है चरम पर थी। अगले दिन की हम बात करें उपलब्धियों की, तो आधारभूत जो है संरचना, तो उन्होंने जो है सड़कों, बांध, सिंचाई की प्रणाली के लिए इन्होंने कई सारी की व्यवस्था करवाई। ठीक है। उसके बाद है कूटनीति, तो उन्होंने जो है ब्रिटिश विरोधी वैश्विक जो गठबंधन की आवश्यकता को महसूस किया। फ्रांस, ईरान, ऑटोमन साम्राज्य जैसे देशों के साथ एक रासायनिक संबंध भी स्थापित किया इन्होंने। इनके हम चरित्र मूल्यांकन की बात करें टीपू की, तो टीपू सुल्तान का चरित्र जो है इतिहासकारों के बीच बहस का विषय रहा है। ठीक है। जैसे कि बहादुर जो है योद्धा और स्वतंत्रता जो सेनानी, तो उन्हें जो है मैसूर का शेर कहा जाता था। वे अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने जो है अंग्रेजों के खिलाफ 4 युद्ध लड़े और भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानियों में से एक ये माने जाते हैं, जिन्होंने अपनी जो है भूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण जो है न्यौछावर कर दिए थे। उसके बाद प्रगतिशील जो है शासक, तो वे जो है एक शिक्षित व्यक्ति थे, जिन्हें जो है विज्ञान, प्रौद्योगिकी और विभिन्न विषयों का ज्ञान था। उन्होंने जो है सामंतवाद और भिक्षावृत्ति और शराब की खपत जैसी सामाजिक बुराइयां थी, उनको खत्म किया था, खत्म करने का प्रयास किया था। उसके बाद है धार्मिक नीति, तो यह जो है सबसे पहले अधिक जो है विवाद प्रस्त है कि कुछ जो है स्रोतों से पता चलता है कि उन्होंने जो है हिंदू मंदिरों को दान दिया है और प्रशासन में हिंदुओं को जो है नियुक्त किया है और उनकी जो है धार्मिक सहिष्णुता को जो है दर्शाया है। लेकिन वहीं हम ऐतिहासिक वृत्तांतों की कुछ उनके कह सकते हो लेखों के माध्यम से हम देखें, ठीक है, तो टीपू सुल्तान के बारे में जानकारी मिलती है
कि इसने जो है हिंदू और ईसाइयों के जो उत्पीड़न और जबरन जो परिवर्तन था उसका भी जो उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये इनका जो धार्मिक जो नीति है विवादग्रस्त है। उसके बाद हम अगला इसमें क्वेश्चन देखेंगे कि लॉर्ड आपके जो विलियम जो बेटिक हैं इनके सुधार क्या है। सुधार का परीक्षण कीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनेगा, तो इनको भी देख लीजिए। तो उनके जो है जो सामाजिक और प्रशासनिक और आर्थिक और शैक्षिक कार्यों के आधार पर जो है किया जा सकता है। मतलब जो है विलियम आपके जो बैटिक हैं इनके जो कार्य हैं हम जो कि इनके माध्यम से इन्होंने जो है सामाजिक कार्य भी किए हैं, प्रशासनिक कार्य भी किए, आर्थिक भी किए और जो है शैक्षिक कार्य भी किए हैं। तो इन सभी हम कार्यों को समझेंगे। तो सामाजिक कार्य में इन्होंने जैसे कि सती प्रथा और ढंगी जो प्रथा थी उसका अंत किया है, कन्या शिशु हत्या उसका भी अंत किया है, मानव बलि जो दी जाती थी उसको भी इन्होंने जो है ख़त्म किया, उसको भी इन्होंने जो है बंद किया। यदि हम प्रशासनिक इनके सुधारों में बात करें तो इसमें जो है भ्रष्टाचार जो अकुशलता थी उसको इन्होंने कम किया है। ठीक है, और जो है सर्किट अदालत को जो है समाप्त किया इन्होंने, और भारतीयों को जो है उच्च पदों पर जो है नियुक्त करना इसमें शामिल है। यदि हम आर्थिक सुधारों में बात करें तो उन्होंने जो है जैसे कि कृषि भूमि बंदोबस्त और ग्रेड टैंक रोड का निर्माण करवाया है। शैक्षिक सुधारों में बात करें तो शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को जो है स्थापित करना चाहते थे। ये कहते हैं कि जो है शिक्षा में ये अंग्रेजी विषय को शामिल करना चाहते थे। ठीक है, तो इनके हम सुधारों को एक एक विस्तार में हम समझेंगे। जैसे कि सामाजिक जो है सुधार, ठीक है, तो सामाजिक सुधार को हम यहाँ से समझेंगे। तो सामाजिक सुधार में जैसे कि इन्होंने जो है सती प्रथा का उन्मूलन किया जो कि 1829 में, तो राजा राम मोहन के सहयोग से सती प्रथा को जो है इन्होंने प्रतिबंधित किया, उसको समाप्त किया। उसके बाद जो कि ठगी प्रथा का दमन, तो कर्नल जो कि सलीमन के नेतृत्व में ठगी प्रथा का उन्मूलन किया उन्होंने, जिससे जो है यात्रियों व्यापारियों के लिए जो है सुरक्षा सुनिश्चित हुई। उसके बाद जो है नरबल और कन्या शिशु हत्या का प्रतिबंध, इन जो है क्रूर जो प्रथाएं थी जो गैर कानूनी, इसको घोषित किया और इसको जो है खत्म किया। उसके बाद धर्म परिवर्तन की सुविधा, तो धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का अधिकार जो इन्होंने जो है दिया। ठीक है, और यदि हम इनके बात करें प्रशासनिक और न्यायिक सुधारों की, तो इन्होंने जो है प्रशासनिक पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की। तो भारतीयों को जो है डिप्टी मजिस्ट्रेट, सहायक जज जैसे प्रशासनिक पदों पर जो है नियुक्त किया इन्होंने। और न्यायिक सुधार की बात करें हम तो प्रांतों की अदालतों के अधिकार क्षेत्र को सीमित कर दिया और फारसी भाषा के स्थान पर जो स्थानीय भाषा थी उसको बढ़ावा दिया। उसके बाद है अदालती व्यवस्था में सुधार, तो जेल के जो है बंद कैदियों की संख्या कम करने के लिए सर्किट कोर्ट की बैठकों को जो है अधिक बार आयोजित करने का प्रयास किया। उसके बाद हम शैक्षिक इनके हम सुधार की बात करें तो अंग्रेजी को जो है शिक्षा का माध्यम में करना चाहते थे। मतलब जो है मैकेलो की अनुशंसा पर अंग्रेजी को जो है शिक्षा का माध्यम में जो है बनाना चाहते थे, उसको बनाया। और चिकित्सीय और जो है कॉलेज शिक्षा की बात करें तो उन्होंने जो है कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी की। आर्थिक सुधारों की हम बात करें तो यातायात और जो है संचार, तो यातायात के सुधार के लिए सड़कों का इन्होंने निर्माण करवाया, उसकी मरम्मत करवाई। और कलकत्ता से लेकर के दिल्ली तक जो ग्रैंड जो टैंक था वो रोड भी बनवाया। उसके बाद जल परिवहन, तो गंगा नदी में स्टीमर चलवाए जिससे जो है यातायात जो है आसान हुआ। उसके बाद कृषि विकास, आगरा क्षेत्र में कृषि भूमि का बंदोबस्त इन्होंने कराया और सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण भी करवाया। तो इनके बहुत सारे कार्य थे, इस तरह आपको लिखना है। ठीक है, अब यहाँ से सेक्शन आपका सी स्टार्ट हो गया। इसके हम प्रश्नों की बात करें, इसमें आपके जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आपके रहते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी में 4 क्वेश्चन आते हैं जो कि 2 ही करना पड़ता है, इसमें जो कि 1 ही क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। तो इसको देखिएगा, इसमें जो पहला क्वेश्चन की स्थायी जो है भूमि बंदोबस्त क्या है, इसकी विशेषता 100% की गारंटी की एग्जाम में सेम टू सेम फंसेगा। ठीक है, चलेगा। तो स्थायी बंदोबस्त क्या है इसको सबसे पहले समझ लीजिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार के उपरोक्त प्रयासों के जो है फलस्वरूप न सरकार की आय जो है निश्चित हो सकी और न ही किसान की जो रैयत की जो दशा थी उसमें सुधार हो सकी। ठीक है, और अंततः जो है 1793 में जो है लॉर्ड आपके जो कॉर्नवालिस थे इन्होंने जो है स्थायी बंदोबस्त की जो है घोषणा की। इस बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार को उनकी भूमि का स्वामी स्वीकार करते हुए उसे जो है उस भूमि के समस्त अधिकार दे दिए। मतलब जो जिसकी भूमि था उसको जो है मालिक बना दिया गया और जमींदार को जो है संपूर्ण जो है लगान का जो है 10/11 भाग जो है सरकार कोष में जो है जमा करना होता था और निश्चित तिथि पर एक तिथि दी जाती थी, डेट दी जाती थी, इन पर आपको जमा करना है। और राजस्व न देने पर उनकी जो भूमि थी, जो जमीन थी कृषि की, उसको नीलाम कर दी जाती थी। और इस व्यवस्था से सरकार का राजस्व जो है निश्चित हो गया और जमींदार
यदि जो है उपज को बढ़ाकर अथवा जो है किसानों से अधिक राशि वसूल करता तो इसका लाभ उसे ही प्राप्त होता था। ठीक है, तो ये थी आपकी व्यवस्था। और भी यहाँ से आगे लिखा हुआ है, स्थायी बंदोबस्त में राजस्व की निर्धारित राशि बहुत अधिक थी, जो कि जमींदारों और किसानों के लिए बहुत ही कह सकते हो कष्टप्रद थी, और परंतु जो औपनिवेशिक सरकार के लिए यह बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हुई। और इस व्यवस्था के क्रियान्वित होने के उपरांत, मतलब ये जो व्यवस्था लागू कर दी गई स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, लागू होने के उपरांत बहुत से पुराने जो जमींदार थे कृषकों के प्रति सहगुण बने रहने के लिए कारण लगान जो है अधिक वसूल करने में जो है असमर्थ रहे। मतलब जो जमींदार थे ये जो है कृषक के प्रति जो है सहगुण बने रहे और ज़्यादा लगान नहीं वसूल करने में असमर्थ रहे, और अंततः जो है उनकी जो भूमि थी, उनकी जो ज़मीन थी, उसको नीलाम कर दी गई। और नीलाम भूमि को क्रय करने वाले वहाँ के जो बनिए अथवा जो है व्यापारी थे, जिनका जो है किसानों से कोई संबंध नहीं था, वे लोग जो है किसानों से अधिक लगान बलपूर्वक वसूल करते थे। इस प्रकार स्थायी बंदोबस्त की ये प्रमुख विशेषता थी। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। यदि हम इसकी विशेषताओं की बात करें स्थायी बंदोबस्त की, तो इसकी बहुत सारी विशेषता, जैसे कि स्थायी जो है कर का निर्धारण, तो भूमि कर की जो है राशि को स्थायी रूप से निर्धारित कर दिया गया था। मतलब जो भूमि थी उसको निर्धारित कर दिया गया था, जैसे कि इस तिथि पे आपको जो है टैक्स देना है। यदि आप टैक्स नहीं दे पाओगे 10/11 इतना जो है टैक्स आपको देना था सरकार को, तो यदि आप नहीं दे पाओगे तो आपकी जो भूमि है उसको जो है नीलाम कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें कह सकते हो जो स्थायी कर निर्धारण कर दिया गया था, तो इतना आपको देना है टैक्स और इतने समय पर देना है, और जो है जिसे बाद में बदला नहीं जा सकता था। मतलब एक बार जो लागू कर दिया गया उसको भी बदला नहीं गया था। उसके बाद भूमि मालिक की पहचान, तो बंदोबस्त के तहत भूमि मालिकों की पहचान की जाती थी जो कर के देने के लिए जिम्मेदार होते थे। ठीक है, उसके बाद भूमि का पंजीकरण, तो भूमि का पंजीकरण जो किया जाता था ताकि कर का जो संग्रह है आसानी से हो सके। मतलब भूमि का जो स्वामी था, जो कि इसमें क्या था, पहले जो कि जो भूमि थी ये सब बिखरी हुई थी, बाद में जो व्यवस्था आई स्थायी बंदोबस्त, इसमें जो भूमि थी वो किसानों को दे दी गई थी। उनके बदले जो है जो कि इनको स्वामी बना दिया गया था, लेकिन 2-3 शर्तें थी। इसने जो अपना टैक्स लगा दिया था, जो कि 10/11 भाग जो है ये लेता था, और एक निश्चित तिथि पर लेता था। यदि जो है आप जो है टैक्स नहीं दे पाओगे तो आपकी जो ज़मीन थी उसको ही नीलाम कर देता था। उसके बाद जो है कर संग्रह की व्यवस्था, तो कर जो है सीधे भूमि मालिक से जो है वसूला जाता था, जिससे जो है मध्यस्थों की भूमिका कम हो जाती थी। इस तरह से आपको इसकी विशेषता आपको लिखना है। यदि हम इसके उद्देश्य की बात करें तो ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य था कि भूमि का जो है संग्रह में स्थिरता आए और राजस्व की गारंटी हो। इससे जो है सरकार को निश्चित आय होती थी और प्रशासनिक व्यवस्था भी जो है मजबूत होती थी। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। अब अगली जो इसकी व्यवस्था, अभी मैंने आपको स्थायी बंदोबस्त बताया है, व्यवस्था बताई है। अब रैयत वाली व्यवस्था क्या है, एग्जाम में ये भी काफ़ी बार पूछा गया, तो मैंने सोचा इसको भी साथ में लेते चले। तो ये व्यवस्था क्या है, तो ये भी जो है ब्रिटिश काल में लागू की गई भू राजस्व प्रणाली थी, जिसमें जो है सरकार सीधे किसानों से जो है लगान जो है वसूल करती थी। इसमें सरकार क्या है, सीधे किसानों से वसूल करती थी, जबकि उसमें क्या थे स्थायी बंदोबस्त, उसमें जो है जमींदार थे उनसे जो है लिया जाता था। इस प्रणाली के जो है तहत किसानों को अपनी जो है जमीन का मालिक जो है माना जाता था, और वे अपनी जो है जमीन बेच या गिरवी रख सकते थे। लेकिन अगर वे जो है कर चुकाने में विफल रहते थे तो उनकी जो जमीन थी उसको जब्त कर ली जाती थी। और यह व्यवस्था जो है सर थॉमस मुनरे के द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में शुरू की गई थी और बाद में अन्य क्षेत्रों में भी जो है फैल गई थी। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से अगला जो क्वेश्चन कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया है, इसके मुख्य जो है इस कह सकते हो इसके मुख्य योगदान का भी आपको वर्णन करना है। फिर है 1775 की जो सूरत की जो संधि हुई थी, यह क्या है, इसके महत्व क्या है। उसके बाद लॉर्ड जो कर्जन थे, इनके सुधार आपको बताना है। फिर 1935, वैसे तो 1935 में आपको पढ़ना नहीं है क्योंकि 1857 तक ही इसमें आपको पढ़ना है कुछ यूनिवर्सिटी में, क्योंकि 1950 तक आपको पढ़ना है। तो वैसे तो क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, तो इसको भी साथ में हम देखेंगे। 1935 के अधिनियम की महत्व आपको बताना है। फिर है भारत में जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद है, इससे आप क्या समझते हैं, इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले आर्य समाज क्या है, तो इसकी स्थापना जो है दयानंद सरस्वती ने जो है 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में मुंबई में जो है की थी। मुख्य योगदान क्या था, तो आर्य समाज में जो है भारतीय समाज और धर्म में महत्वपूर्ण जो है योगदान दिया था। इसके कुछ प्रमुख जो है योगदान है, जैसे कि धार्मिक सुधार,
तो स्वामी दयानंद ने जो है वेदों को सत्य और अंतिम जो है स्रोत माना है। इन्होंने जो है वेद को सबसे जो है अंतिम स्रोत इन्होंने माना है। और इन्होंने कहा भी था कि आप लोग वेदों की तरफ लौटो, वेदों का अध्ययन करो। इसका नारा भी दिया इन्होंने कि वेदों की ओर जो है लौटो। उन्होंने जो है मूर्ति पूजा, कर्मकांडों जो अंधविश्वास थे और पुरोहितों के प्रभुत्व की निंदा भी की थी। और सामाजिक जो है समानता, ये इनका अगला योगदान था। तो आर्य समाज के प्रति जाति व्यवस्था अस्पृश्यता की जो है कड़ी इन्होंने जो है निंदा की है, कड़ा विरोध किया इन्होंने। इसका उद्देश्य जो है वर्गहीन और जाति विहीन समाज की स्थापना करना था। इन्होंने निंदा क्यों की? क्योंकि सामाजिक जो व्यवस्था थी जातिवादी, इसके कारण जो हिंदू थे काफ़ी जो है अन्य जातियों में जो जा रहे थे। उसके बाद महिला शिक्षा और जो अधिकार, तो इन्होंने जो है महिला शिक्षा की वकालत की और बाल विवाह और जो सती प्रथा है जैसे जो कुरीतियाँ थी उनका विरोध भी इन्होंने किया। और इन्होंने जो है विधवा पुनर्विवाह को भी जो प्रोत्साहन दिया है। तो इस तरह से आपको उनको लिखना है। फिर है शिक्षा का प्रसार। तो समाज में आधुनिक और वैदिक शिक्षा के मिश्रण को जो है बढ़ावा देने के लिए इन्होंने जो है दयानंद एग्लो वैदिक स्कूल कॉलेज की स्थापना भी जो है की थी इन्होंने। उसके बाद धर्मांतरण, तो जो है शुद्ध आंदोलन, तो आर्य समाज जो है पहला हिंदू संगठन था जिसने जो है उन हिंदुओं को जो है अपने मूल धर्म में वापस लाने के लिए शुद्ध आंदोलन शुरू किया था, जिन्होंने दूसरे धर्म को जो है अपना लिया था। तो इन्होंने जो है धर्मांतरण भी किया था शुद्ध आंदोलन के नाम से। यह आंदोलन उनको लिए था जो हिंदू थे, जिन्होंने दूसरा धर्म अपना लिया था, तो उनको अपने धर्म में लाने के लिए इन्होंने एक शुद्ध आंदोलन भी किया था। फिर है राष्ट्रवाद को जो है बढ़ावा। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि दयानंद सरस्वती के जो है कार्य बताइए, तो सारे इनके कार्य ही हैं। तो राष्ट्रवाद को जो है बढ़ावा, तो इस आंदोलन ने जो है भारतीयों को राष्ट्रीय गौरव स्वदेशी की भावना को जागृत किया, जिससे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी जो है काफ़ी योगदान मिला। अब यहाँ से और यदि हम बात करें तो दयानंद सरस्वती ने अपने विचारों को अपनी एक पुस्तक इनकी थी सत्यार्थ प्रकाश, इसमें इन्होंने जो इसको संकलित किया है, जो आज भी आंदोलन का एक मार्ग दर्शन जो है ग्रंथ है। इस तरह से आपको इनके बारे में आपको लिखना है। अब सूरत की संधि क्या है, जो कि 1775 में हुई थी संधि। तो सूरत की संधि जो कि 6 मार्च 1775 में एक संधि थी, जिसके तहत पेशवा की गद्दी के दावेदारों में से एक रघुनाथ राव, जो कि पुणे के खुद को ये वापस पाने के बदले में सालसेट बेसिन किले को जो है अंग्रेजों को सौंपने के लिए सहमत हुए थे। ठीक है, ये जो है जो कि काफ़ी मतभेद था कि पेशवा का जो है गद्दी पर किसको बैठाया जाए। तो जो रघुनाथ राव थे, इन्होंने जो है ब्रिटिश शासन से जो है हाथ मिलाया था, फिर अंग्रेजों से जो है हाथ मिलाया था। ये कहते थे कि हम किसी तरह गद्दी पे बैठ जाए, आपको जो है हम अपने जो कुछ राज्य है, कुछ एरिया है, जिसमें से जो है सालसेट और बेसिन जो किले हैं, हम आपको दे देंगे। और इसके बाद जो है कुछ सैन्य अभियानों को प्रथम एगला मराठा युद्ध के नाम से भी जो है जाना जाता है। इसका महत्व क्या है? तो 1775 की सूरत संधि का महत्व यह है कि इसने जो प्रथम एगला मराठा युद्ध को जन्म दिया। इस संधि के तहत रघुनाथ राव ने पेशवा पद के बदले में अंग्रेजों को जो है सालसेट बेसिन क्षेत्र कुछ जो है राजस्व भी सौंप दिए थे, जबकि अंग्रेजों ने उन्हें जो है पेशवा बनाने में मदद की और करीब करीब जो है 2500 सैनिक की सहायता देने का भी जो है वादा किया। यह जो है संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मराठा साम्राज्य के हस्तक्षेप की शुरुआत थी, जिसके फलस्वरूप लंबे युद्ध हुए और इसने जो है क्षेत्र के भविष्य को भी जो प्रभावित किया था। इसके धम्म संधि के मुख्य बिंदुओं की बात करें तो पेशवा पद के लिए जो है संघर्ष, इसका जो ये संधि हुई थी पेशवा पद के लिए ही हुई थी। पेशवा माधवराव प्रथम की मृत्यु के बाद उनके जो चाचा थे रघुनाथ राव ने जो है पेशवा बनने का दावा जो है किया था। उन्होंने जो है अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट कंपनियाँ जो थी उससे जो इन्होंने मदद मांगी थी अपने कुछ राज्य देने के लिए। अब जो है ब्रिटिश जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कंपनी ने इनको जो है करीब करीब 2500 सैनिक भी दिए थे कि आप किसी तरह जो है पेशवा हासिल करो, चाहे युद्ध के माध्यम से भी जैसे करो। उसके बाद है अस्थायी समझौता। तो 6 मार्च 1775 में इस संधि में रघुनाथ राव ने सालसेट और बेसिन के क्षेत्र और सूरत और अरुचि से भाग का कुछ हिस्सा अंग्रेजों को जो है सौंपने के लिए सहमति व्यक्त की। इसके बदले में अंग्रेजों ने उन्हें जो है 2500 सैनिक की सैन्य सहायता का वादा भी किया था। तो इस तरह से आपको लिखना है। अब जो है उपनिवेशवाद क्या है, इस पर आपको विचार करना है, इसको भी समझ लीजिए। तो भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद का मतलब है कि एक ऐसा दौर था जब ब्रिटेन ने जो है भारत पर राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण स्थापित किया, ताकि जो है वह अपने लाभ के लिए भारत के संसाधनों का जो है शोषण कर सके। इस दौरान ब्रिटिश नीतियों ने जो है भारत के सामाजिक
राजनीतिक सांस्कृतिक जीवन के बड़े जो है बदलाव लाए, और जिनका उद्देश्य जो है ब्रिटिश साम्राज्य को समृद्धि बनाना था। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। अब इसमें अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड कर्जन ने जो है भारत में कौन कौन से सुधार कार्य किए, इनको भी समझ लीजिए। तो लॉर्ड कर्जन ने जो है शिक्षा, पुलिस और जो है कृषि, प्राचीन स्मारक के जो है संरक्षण जैसे कई जो है कह सकते हो कई क्षेत्रों में कार्य किए। लेकिन जो है उनके सबसे जो है जो विवाद परस्त जो सुधार थे उसमें एक बंगाल का विभाजन था। उनके जो है कुछ प्रमुख सुधारों में जैसे कि 1904 में इन्होंने जो है स्मारक संरक्षण अधिनियम को पारित किया, शिक्षा के लिए उन्होंने जो है नया विभाग खोला, और 1902 में पुलिस आयोग की जो है स्थापना उन्होंने की। कृषि सिंचाई का विस्तार भी इसमें जो है शामिल इनके कार्य थे। अब यहाँ से अगला क्वेश्चन कि इलाहाबाद की संधि कब हुई, किसके मध्य हुई। तो इलाहाबाद की संधि जो है बक्सर के युद्ध के बाद अगस्त 1765 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल जो सम्राट थे शाह आलम द्वितीय, अवध के जो नवाब थे शुजाउद्दौला, इनके बीच जो है महत्वपूर्ण संधि हुई थी इलाहाबाद की, जिसने जो है भारत में ब्रिटिश राजनीतिक नियंत्रण की जो है नींव रखी थी। तो इस तरह से आपको इसके बारे में आपको लिखना है। अब यहाँ से लॉर्ड डलहौजी कौन है। लॉर्ड डलहौजी जो कि 1848 से लेकर 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। उनके जो है कार्यकाल में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार और कई महत्वपूर्ण सुधार भी हुए। उन्होंने जो है व्यापक सिद्धांत, जिसको हम इनका जो है डलहौजी का हड़प्पा नीति कहते हैं, ये सिद्धांत को भी लागू किया, जिससे जो है अनेक भारतीय राज्यों का विलय हुआ, और साथ ही रेलवे का विस्तार इन्होंने किया, तार और डाक सेवा की शुरुआत भी की, और भी बहुत सारे इन्होंने आधुनिक सुधार भी किए थे। जिनके हम लॉर्ड डलहौजी के हम कार्यों की बात करें, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि लॉर्ड डलहौजी कौन थे, इनके कार्यों का भी उल्लेख कीजिए। तो इनका जो सबसे पहले जो था व्यापक सिद्धांत, जिसको हम हड़प्पा नीति कहते हैं, ठीक है, इनको जो है हड़प्पा नीति, डलहौजी नीति, इसको ये सिद्धांत को कहा जाता है। उनका जो है सबसे विवादग्रस्त जो सिद्धांत था यही था, क्योंकि इसके तहत जो है गोद लिए हुए उत्तराधिकारी को जो है मान्यता नहीं दी जाती थी। उसके जो है परिणाम स्वरूप सतारा, जैतपुर, संभलपुर, झांसी, नागपुर और जो है अवध जैसे राज्यों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय जो है कर लिया गया था। मतलब जो है ये जो सिद्धांत था, इसमें जो भी राजा किसी बच्चे को गोद लेते थे तो उनका उत्तराधिकारी जो है मान्य नहीं होता था इस सिद्धांत के तहत, और ये जो है लॉर्ड डलहौजी राज्यों को अपने में मिला लेता था। उसके बाद अगले कार्य की बात करें तो साम्राज्य विस्तार। तो व्यापक सिद्धांत के अलावा उन्होंने जो है कुशासन के जो है आधार पर अवध का जो है विलय भी कर लिया, और पंजाब और पेगू, सिक्किम को भी जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद रेलवे, तार और जो है डाक व्यवस्था की स्थापना। तो लॉर्ड डलहौजी को भारत के रेलवे के जो है जनक के रूप में जाना जाता है। उनके प्रयासों में 1853 में भारत में पहली बार रेलगाड़ी जो है चली थी। उन्होंने जो है तार और डाक व्यवस्था की शुरुआत का भी जो है श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। उसके बाद सार्वजनिक निर्माण। तो उनके जो है शासनकाल में गंगा नहर, अन्य सिंचाई जो परियोजनाएं थी और सार्वजनिक निर्माण गतिविधियों को भी जो है बढ़ावा मिला था। उसके बाद सामाजिक सुधार। तो उन्होंने जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो कि 1856 और हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जैसे जो सामाजिक सुधार इन्होंने जो है किए थे। उसके बाद सैनिक सुधार। तो उन्होंने ब्रिटिश सेना को आधुनिक बनाने के लिए कई सारे कदम जो उठाए थे। तो इस तरह से उनके कार्य आपको लिखना है। अब यहाँ से लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति है, ये क्या है, हड़प नीति भी समझ लीजिए। तो हड़प नीति वही है जो भी आपको मैंने बताया था व्यापक। हड़प नीति यह है जैसे कि कोई राजा है, उसके जो है बच्चे नहीं हुए, तो उसने जो है किसी को गोद लिया, तो जो है ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत कहता था उसका उत्तराधिकारी नहीं होगा, उस राज्य को लॉर्ड डलहौजी मिला लेता था अपने में, ठीक है। तो इस नीति के तहत बिना वैध जो है पुरुष उत्तराधिकारी वाले राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में जो है मिला लिया जाता था। मतलब जो जिनके तहत बिना वैध पुरुष उत्तराधिकारी राज्य वाले को मिला लिया जाता था, वही जो मैंने आपको बताया है, जिन राजाओं के पुत्र नहीं होते थे, किसी को जो है गोद लेते थे, तो इसके तहत उसको जो है उसको कह सकते हो मान्यता नहीं थी उत्तराधिकारी बनने का, जिसके तहत इस नीति के तहत ये जो है हड़प नीति के तहत उन राज्यों को मिला लिया जाता था। और इसके तहत अगर किसी भारतीय शासक की मृत्यु हो जाती थी, ठीक है, यदि किसी शासक की मृत्यु हो जाती थी, खत्म हो जाता था, तो उसके जो है कोई प्राकृतिक पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता था, तो उसके जो है राज्य को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपने कब्जे में ले लिया जाता था। इस नीति के तहत सतारा, झांसी, नागपुर जैसे कई राज्यों को जो है इन्होंने अपने में मिला लिया था। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद महाराजा जो है रणजीत सिंह कौन थे, इनके कार्यों का भी उल्लेख कीजिए। महाराजा रणजीत सिंह कौन थे, इनके कार्यों का उल्लेख कीजिए। इनका जन्म 1780 में हुआ था और 1839 में इनकी मृत्यु हो गई थी।
तो ये जो है सिख साम्राज्य के संस्थापक और सबसे पहले महाराजा थे। इन्होंने जो है 1801 में सबसे पहले जो इन्होंने शासन किया, तो उस शासन से लेकर इन्होंने जो है मृत्यु तक शासन किया और उन्होंने जो है पंजाब को एकजुट किया और अफगान जो आक्रमणकारी थे उनको खदेड़ कर शेर पंजाब की उपाधि भी जो है हासिल की थी। एक कुशल जो है ये सैन्य नेता थे। उन्होंने जो अपनी सेना को आधुनिक बनाया और साथ ही धार्मिक सहिष्णुता उदारता के लिए जो है जाने जाते थे। इनके धर्म प्रारंभिक जीवन पृष्ठभूमि की बात करें, उनका जन्म 13 नवंबर 1780 को गुजरावाला में, जो कि चुकर चकिया मिसल के मुखिया थे महासिंह के, इनके घर पर इनका जन्म हुआ था। प्रारंभिक एकदम संघर्ष की बात करें तो मात्र 12 साल की उम्र में पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने जो अपनी मिसल की बाढ़ दौड़ संभाली और बाल्यावस्था से ही सैन्य अभियानों की सफलता भी प्राप्त की। शिक्षा की बात करें तो वे जो अशिक्षित थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जो घटनाओं के चतुर और न्यायाधीश थे। उनका जो है धार्मिक कट्टरता से जो है कोई लेना देना नहीं था। यदि इनके हम शासन में उपलब्धियों की बात करें तो सिख साम्राज्य की स्थापना, तो 1801 में उन्होंने जो है स्वयं को महाराजा घोषित किया और लाहौर को अपनी जो है राजधानी बनाई। फिर क्षेत्र का विस्तार, तो उन्होंने जो है लाहौर, अमृतसर और अन्य क्षेत्रों पर जो है विजय प्राप्त की और सिख साम्राज्य का विस्तार किया, जो खैबर दर्रे से जो है लेकर के सतलुज नदी तक जो है फैला था। उसके बाद जो है सैन्य सुधार, तो उन्होंने जो है अपनी पैदल सेना को जो है प्रशिक्षित किया और अपने जो है तोपखानों को उन्नत किया और अपनी जो है घुड़सवारी सेना की गतिशीलता का जो उपयोग करके अपनी सैन्य शक्ति को भी जो है बढ़ाया। उसके बाद यदि हम उपलब्धियों की बात करें तो धार्मिक सहिष्णुता, तो उन्होंने जो अपनी प्रजा के प्रति उदारता दिखाई और फारसी को जो है राजभाषा बनाया ताकि लोगों को जो है विदेशी भाषाएं सीखने के लिए प्रोत्साहन मिल सके। फिर यहाँ से अगला जो उनके कार्य हैं सहायक जो है फिर इसमें जो अगला क्वेश्चन है कि सहायक संधि क्या है। ठीक है, सहायक संधि क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो यह जो एक ऐसी व्यवस्था थी जिसे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने क्षेत्र और प्रभाव का विस्तार करने के लिए इस्तेमाल किया था। तो सहायक संधि क्या है, जो ब्रिटिश शासन व्यवस्था थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो अपने शासन का विस्तार करने के लिए इसका इस्तेमाल जो है किया था। इसे जो है मुख्य रूप से गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है 1798 में जो है वैचारिक रूप जो है दिया था। इस व्यवस्था के तहत भारतीय शासकों को अपनी संप्रभुता का एक बड़ा हिस्सा अंग्रेजों को जो है सौंपना पड़ता था और बदले में कंपनी उन्हें जो है जो बाहरी हमला होता था, जो आंतरिक विद्रोह होता था, उनसे जो सुरक्षा का वादा करती थी। ठीक है, तो ये व्यवस्था क्या है, जो सहायक संधि है। इस व्यवस्था के तहत जो भारतीय जो शासक थे उनको अपनी संप्रभुता का एक बड़ा हिस्सा देना पड़ता था अंग्रेजों को। किस लिए देना पड़ता था, क्योंकि अंग्रेज लोग जो है इसके बदले जो बाहरी हमला होता था उनके ऊपर, जो आंतरिक विद्रोह होता था, उससे उनकी सुरक्षा का वादा करते थे। इस तरह से आपको लिखना है। अब सहायक संधि की विशेषता क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। जैसे कि भारतीय शासकों की जो स्वतंत्रता का हनन, तो भारतीय शासकों को अपने राज्य में ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी और उनके जो है खर्च का भुगतान भी जो है करना होता था। उसके बाद ब्रिटिश सेना का अधिकार, तो ब्रिटिश सेना का नियंत्रण जो पूरी तरह से अंग्रेजों के हाथ में जो है होता था। उसके बाद आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी, तो कंपनी ने जो है आंतरिक मामलों में दखल ना देने का जो है वादा किया था, लेकिन वे अक्सर जो है इस वादे का पालन नहीं करते थे। उसके बाद अन्य देशों के साथ संबंध, तो भारतीय शासक जो है किसी भी अन्य विदेशी या जो है भारतीय शासक के बिना ब्रिटिश अनुमति के संबंध जो है नहीं रख सकता था। उसके बाद रेसिडेंट की जो है नियुक्ति, तो हर राज्य को अपनी राजधानी में एक ब्रिटिश अधिकारी को जो है रखना होता था, जो राज्य के सभी आंतरिक और बाह्य संचारों की जो है देखरेख करता था। उसके बाद है ब्रिटिश सेना का भुगतान, यदि जो है शासक भुगतान करने में असमर्थ होता था, मतलब जो है जिसके बदले जो ब्रिटिश शासन थे कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, आंतरिक से लेकर जो बाहरी आक्रमण होता था उससे हम आपकी रक्षा करेंगे। यदि कोई जो है भुगतान करने, कोई शासक जो राजा होता था भुगतान करने में असमर्थ रहता था, नहीं करता था, तो उसके जो है क्षेत्र का एक हिस्सा अंग्रेजों को जो है सौंप दिया जाता था। उसके बाद स्थायी सेना का अभाव, तो इस संधि के कारण भारतीय शासकों को अपनी खुद की सेना रखने की अनुमति नहीं होती थी। उसके बाद विस्तारवादी नीति, तो यह संधि जो है ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो कि लॉर्ड ऑफ के वेलेस्ली थे, इनके द्वारा एक जो है महत्वपूर्ण हथियार के रूप में इस्तेमाल की गई थी। अब इसमें अगला जो क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन कौन थे, इन्होंने जो है पुनर्जागरण में क्या योगदान दिया है बताना है, फिर इनके जो है कार्य क्या है ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो राजा राम मोहन एक भारतीय पुनर्जागरण में मुख्य इनका योगदान रहा, जैसे कि सती प्रथा जैसी जो कुरीतियाँ थी उसको समाप्त करने और महिलाओं की जो है शिक्षा अधिकारों का समर्थन करने, ब्रह्म समाज की स्थापना कर धार्मिक और सामाजिक जो सुधार थे उसको बढ़ावा इन्होंने दिया था। उन्होंने जो है बाल विवाह का विरोध किया, विधवा जो है पुनर्विवाह को जो है प्रोत्साहन दिया और समाज के जो तर्कसंगत और वैज्ञानिक सोच को भी जो है बढ़ावा इन्होंने दिया था। तो इनके धर्म कार्यों की बात की, जैसे कि सामाजिक और जो है धार्मिक सुधार इन्होंने किया है, जैसे कि सती प्रथा का जो है उन्मूलन। तो उन्होंने जो है सती प्रथा के खिलाफ एक व्यापक अभियान चलाया, इसे समाप्त करवाने में इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी थी। उसके बाद ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो कर्मकांड मूर्ति पूजा के खिलाफ था और एक ईश्वर पर जो केंद्रित था। उसके बाद अंधविश्वासों का विरोध। तो समाज में व्याप्त जो अंधविश्वास था, जो कुरीतियाँ थी, उनका जो है कड़ाई जो है विरोध किया और तार्किकता को जो है बढ़ावा इन्होंने दिया था। फिर है जो है विधवा पुनर्विवाह। तो विधवाओं के जो है दयनीय जो स्थिति थी उसको सुधारने के लिए, क्योंकि पहले जो स्त्रियाँ होती थी जिसका पति मर जाता था तो जो है विधवा उसको जो है विवाह करने का इजाज़त नहीं था, उसको जला दिया जाता था। तो इन्होंने जो है विधवा पुनर्विवाह का भी जो है उसकी स्थिति में सुधार करने के लिए जो विधवा जो पुनर्विवाह था उसका समर्थन किया, ताकि जो विधवाएं हो जाती थी महिलाएं जिनके पति मर जाते थे दोबारा विवाह कर सकती थी, उस पर बल दिया इन्होंने। उसके बाद राजा राम मोहन के एकदम प्रमुख और कार्यों की बात करें, जैसे कि ब्रह्म समाज की स्थापना। इनका कोई एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि ब्रह्म समाज क्या है, इसको समझाइए। तो ब्रह्म समाज जो कि हिंदू धर्म में सुधार लाने का पहला आंदोलन था, जिस पर आधुनिक पश्चात विचारधारा का काफ़ी असर पड़ा था। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने जो है कलकत्ता में की थी। बहुमुखी प्रतिभा के धनी राजा राम मोहन को धर्म सुधार में जो है विशेष लगाव था, और जिस समय पश्चिमी शिक्षा व सभ्यता के प्रभाव से आकर जो बंगाली जो लोग थे ईसाई धर्म को जो है स्वीकार कर रहे थे, तभी जो है जो ब्रह्म समाज की स्थापना उन्होंने किया था। क्योंकि हिंदुओं में जो है जातियों में बटे हुए थे हिंदू, तो कुछ लोग जो है ईसाई धर्म की ओर जो है जा रहे थे, इसीलिए इन्होंने जो है ब्रह्म समाज की जो है स्थापना की थी। ठीक है, तो उसमें जो है राजा राम मोहन राय ने जो है हिंदू धर्म की कुरीतियों को जो है दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने जो है हिंदू धर्म के सिद्धांतों की पुनर्व्यवस्था की तथा जो है मानव सेवा के लिए उपनिषदों और वेदों को अपने जो है पक्ष में पर्याप्त मात्रा में आधार जो है खोज निकाले। इस तरह से इनके वर्णन को लिखना है। अब यहाँ से भारतीय पुनर्जागरण क्या है इसको समझिएगा। पुनर्जागरण मतलब होता है फिर से जागना, पुनर् मतलब होता है पुनः, जागरण मतलब होता है जागना, मतलब जो है पुनः जागना या फिर से जो है जागना या फिर जो है पुनः जन्म इसको कहा जाता है। तो ये क्या है इसको भी समझ लीजिए। तो पुनर्जागरण जो है धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं सदी में भारत की एक प्रमुख विशेषता थी। अंग्रेजी शासक के प्रभाव के चलते उस समय तक जो भारतीय सभ्यता पश्चिमी सभ्यता से जो कि आतंकित होने लगी थी। अधिकांश जो है शिक्षित भारतीय अंग्रेजी की भाषा, उनकी वेशभूषा, साहित्य, ज्ञान को जो है श्रेष्ठ मानकर अपनी सभ्यता का जो है महत्व भूलते जा रहे थे। मतलब जो है पुनर्जागरण क्यों किया गया, क्योंकि उसमें जो कि कह सकते जो पश्चिमी जो देश थे तो उनकी जो सभ्यता थी, जिसमें कि कह सकते जो अंग्रेजी भाषा थी, उनकी जो वेशभूषा थी, तो जो भारतीय हमारे लोग थे तो अपनी जो है जो सभ्यता अपनी भाषा को भूलकर पश्चिमी देशों की जो है सभ्यता उसकी भाषा को अपना रहे थे, अपनी जो सभ्यता था उसको जो है भूलते जा रहे थे। तो लगभग जो है इसी समय भारत में जो है लोगों की जागृति भी आई और जिसने जो है नवीन जो है विचारधारा को जन्म दिया तथा जो है भारतीय समाज धर्म साहित्य के साथ साथ तत्कालीन राजनीतिक जीवन को भी जो है प्रभावित किया। इसी चेतना भावना और इससे प्रभावित विभिन्न जो उपक्रम की भारत के पुनर्जागरण आंदोलन के नाम से जो है जाना जाता है। मतलब जो है इसमें क्या पुनर्जागरण क्या था, लोग जो है जो ब्रिटिश शासन था या फिर कह सकते हो जो पश्चिमी देश थे उसकी संस्कृति को अपना रहे थे, वहाँ की अंग्रेजी को अपना रहे थे, वहाँ की कल्चर को अपना रहे थे, भारतीय कल्चर को भूलते जा रहे थे। तो इससे जो है कह सकते हो भारतीय जो धर्म था, यहाँ की जो कल्चर थी वो धीरे धीरे जो है विलुप्त हो रही थी। उसके बाद जो है ये जो विचारधारा थी, जो पुनर्जागरण था, इससे जो है भारतीयों में जागृति आई, अपने जो है देश के प्रति, अपने जो है कल्चर के प्रति भावना आई और वहाँ की जो कल्चर थी दूसरे देशों की उसको जो है फिर छोड़ने लगे। तो यही होता है पुनर्जागरण, मतलब फिर से जागना। इसी को जो है पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है। अब यदि हम इसके प्रमुख मुख्य कारण की हम बात करें पुनर्जागरण के, तो भारतीय पुनर्जागरण जो कि 19वीं और जो है 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में हुए बौद्धिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सुधार आंदोलन के सामूहिक प्रभाव का एक जो है परिणाम था। इसके मुख्य जो है कारण इस प्रकार थे, जैसे कि पश्चिमी शिक्षा और उपचारों का प्रभाव। तो ब्रिटिश शासन द्वारा आधुनिक शिक्षा की शुरुआत ने भारतीयों को पश्चिमी विचारों, पश्चिम देशों के जो विचार थे, जो वहाँ के दर्शन थे, जो वैज्ञानिक प्रगति से जो है परिचित कराया। उदारवाद, लोकतंत्र, तर्कवाद, मानवाधिकारों की जैसी जो अवधारणाओं से
भारतीय बुद्धिजीवियों को अपने साम्राज्य में मौजूद प्रथाओं पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया। उसके बाद सामाजिक और धार्मिक बुराइयां। तो 19वीं सदी में भारतीय समाज में सती प्रथा, बाल विवाह, जातिगत भेदभाव और मूर्ति पूजा जैसे कई जो है अंधविश्वास और कुप्रथाएं व्याप्त थी। और इन जो है समस्याओं ने सुधारकों को इन प्रथाओं के खिलाफ लड़ने और सामाजिक उत्थान की आवश्यकता महसूस जो है कराई थी। उसके बाद है पुनर्जागरण के सारे जो है कारण थे। उसके बाद है भारतीय विरासत की जो है पुनर्खोज। तो कई विद्वान और जो है विचारक ने भारत के प्राचीन ग्रंथ, साहित्य, कला और संगीत का जो है पुनर्न्वेषण किया। और इस जो है पुनर्खोज ने भारतीयों में अपनी समृद्धि, संस्कृत जो है विरासत के प्रति गौरव और राष्ट्रीय पहचान की भावना भी जो है बढ़ाई थी। ठीक है, तो ये थे प्रमुख इसके कारण। फिर है प्रमुख जो है समाज सुधारक जो है उदय। तो राजा राम मोहन राय, जो कि स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद विद्यासागर, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे बहुत सारे हमारे प्रभावशाली नेता हुए जिन्होंने सामाजिक और धार्मिक सुधार की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने जो है पुरानी जो परंपरा को चुनौती दी और शिक्षा व सामाजिक जो न्याय था उस पर काफ़ी जोर दिया। इन्होंने उसके पक्ष में थे। अगले हम इसके कारण की बात करें तो राष्ट्रवाद की भावना का विकास। तो ब्रिटिश और औपनिवेशिक नीतियों और आर्थिक शोषण ने भारतीयों के मन में असंतोष पैदा कर दिया था, जिससे जो है राष्ट्रवाद की भावना मजबूत हुई। पुनर्जागरण के दौरान पनपी बौद्धिक जागृति ने इस राष्ट्रवादी भावना को जो है दिशा भी दी थी। उसके बाद अगले हम कारण की बात करें तो प्रेस और साहित्य की भूमिका। तो भारतीय प्रेस और साहित्य के विकास में नए विचारों के प्रसार में मदद भी की, जिससे लोगों को जो है अपने अधिकारों, देश की स्थिति के बारे में जो है जागरूक किया गया। तो इस तरह से आपको लिखना है। यदि हम संक्षेप में फिर कहें तो भारतीय पुनर्जागरण जो है पश्चिमी देशों के संपर्क, अपनी जो है सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने की इच्छा और सामाजिक बुराइयों को जो है दूर करने की आवश्यकता से प्रेरित एक जटिल प्रक्रिया है। मतलब जो है पुनर्जागरण क्या है? पुनर्जागरण जो पश्चिमी विचार थे, जो पश्चिम देशों की जो संस्कृति थी, वहाँ की इंग्लिश वगैरह, वहाँ की जो कल्चर थी, वहाँ की जो पहनावा था, तो भारतीय जो लोग थे जो कि काफ़ी वे जो है काफ़ी उनको जो है ऐसा कह सकते हो कि इतना ज्ञान नहीं था, वे दूसरी कल्चर की ओर अग्रसर हो रहे थे। तो ये जो पुनर्जागरण था इसमें जो है अपनी कल्चर के बारे में, अपनी सभ्यता के बारे में लोगों को जागरूक किया गया और जो भी व्याप्त जो जाति व्यवस्था थी भारतीय समाज में और जो प्रथाएं थी उनको समाप्त किया गया, जिसके माध्यम से फिर से जो है भारतीयों में जागृति आई अपने धर्म के प्रति, अपनी कल्चर के प्रति। इसी को हम पुनर्जागरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, और फिर इसमें क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम किस यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ और इसके भारत के विस्तार का वर्णन भी कीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो भारत में पुर्तगालियों का जो है प्रवेश। तो भारत में जो है 15वीं सदी के उत्तरार्ध में विदेशी व्यापारियों का आवागमन होना प्रारंभ हो गया था। इसमें जो है सर्वप्रथम आने वाले जो पुर्तगाली थे और 1498 में वास्को डिगामा नामक एक नाविक जो कि सर्वप्रथम भारत पहुंचा, उसने जो है यूरोप से भारत तक के जलमार्ग का रास्ता जो है पता लगाया था। वह जो है पुर्तगाल का निवासी था। इस प्रकार जो है भारत में सर्वप्रथम जो है पुर्तगाली व्यापारियों का जो है आना प्रारंभ हो गया था। भारत में पुर्तगालियों का जो है आवागमन एवं जो प्रसार कई चरणों में जो हुआ। इन्हें जो है निम्नांकित जो है शीर्षक के माध्यम से हम भली भांति जो है समझ सकते हैं। जैसे कि वास्को डिगामा, तो सर्वप्रथम जो है 20 मई 1498 ईस्वी को जो है पुर्तगाली नाविक जो कि वास्को डिगामा भारत के कालीकट पहुंचा। वहाँ के जो राजा थे जमोरिन, इन्होंने जो है उसका जो है स्वागत किया। वास्को डिगामा तो अपने देश वापस लौट गया था, परंतु पुर्तगाली जहाज जो है बेड़े के कप्तान जो कि क्रेबेल के जो कि अवसर का जो है लाभ उठाकर कालीकट हुआ कोचिन के पुर्तगाली व्यापारिक कारखानों की जो है स्थापना कर ली थी। मतलब जो है वास्को डिगामा आया तो था, ये तो लौट गया था, लेकिन पुर्तगाली जो जहाज था बेड़े का एक कप्तान था क्रेबेल, इनके जो है अवसर का जो है लाभ उठाकर कालीकट हुआ कोचिन के पुर्तगाली व्यापारिक कारखानों के जो है इसने स्थापना कर दी। और फिर 1502 में वास्को डिगामा पुनः जो है भारत आया और उसने जो है कालीकट कोचिन के अतिरिक्त जो कि कन्नौर में भी जो है पुर्तगाली कारखाना स्थापित कराया और इस कारखानों की जो है किलेबंदी भी करवा दी थी। और इस प्रकार जो है भारत में पुर्तगालियों का विविध जो है आगमन सुनिश्चित हो गया। तो सबसे पहले जो भारत में आया था कौन आया था? तो कहोगे वास्को डिगामा आया था। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिख देना है वास्को डिगामा के बारे में, कब से कब आया था। इसने जो है आकर अपना जो है व्यापार स्टार्ट कर दिया था, कारखाने स्थापित किए थे, जिस तरह से कह सकते हो व्यापारियों का आवागमन जो है भारत में हुआ था। ठीक है, तो ये थे इतने क्वेश्चन जो कि हम संपूर्ण पाठ्यक्रम से आपके लेके आए हुए थे। इसमें से काफ़ी आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।